नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीएससी फाइनल ईयर का महत्वपूर्ण टॉपिक समष्टि एवं समष्टि के गुण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समष्टि की परिभाषा देखते हैं। समष्टि क्या है? समष्टि अथवा पॉपुलेशन समान जाति के सदस्यों का एक ऐसा समूह है जो एक दिए गए क्षेत्र में निवास करता है तथा जो आपस में प्रजनन कर संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ये सबसे सटीक और सरल परिभाषा है समष्टि की। कुछ हम शब्द देखते हैं। जाति क्या होती है? स्पीशीज। सदस्य को इंग्लिश में इंडिविजुअल्स कहते हैं। समष्टि को इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं। करना यानी इनहेबिट। आपस में प्रजनन यानी इंटरब्रीडिंग। ये शब्द आपको ध्यान में रखने, यदि इंग्लिश की परिभाषा आपके सामने आ जाए तब आपके लिए ये उपयोगी साबित होगा। समष्टि को हम 3 टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। समष्टि पारिस्थिति को निम्न 3 टॉपिक के अंदर पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम समष्टि के गुण पढ़ते हैं, उसके बाद में हम समष्टि गतिकी यानी पॉपुलेशन डायनेमिक्स पढ़ते हैं जिसमें जनसंख्या या समष्टि वृद्धि का अध्ययन करते हैं। तीसरे टॉपिक के अंदर समष्टि का नियमन या रेगुलेशन पढ़ते हैं। ये 3 टॉपिक के अंदर हम समष्टि पारिस्थिति का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन कैरेक्टर्स यानी समष्टि के गुण। एक समष्टि के निम्नलिखित लाक्षणिक गुण होते हैं। कुछ हमने गुण यहाँ पर लिखे, इन गुणों का हम अध्ययन करेंगे। पहला है समष्टि का आकार व घनत्व, दूसरा वितरण, तीसरा आयु संरचना, चौथा जन्म दर, पांचवा मृत्यु दर, छठवां जैविक क्षमता, सातवां समष्टि दोलन, आठवां समष्टि प्रसार। इनका हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं समष्टि का आकार व घनत्व, पॉपुलेशन की साइज और डेंसिटी। पॉपुलेशन की साइज या समष्टि के आकार को जनसंख्या घनत्व से प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम समष्टि के आकार की हम बात करें तो हम जनसंख्या घनत्व के रूप में इसको पढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व दिए गए समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल, वो प्रति वर्ग किलोमीटर हो सकता है, वो प्रति हेक्टेयर हो सकता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल या प्रति इकाई आयतन में उपस्थित कुल जीवों की संख्या होती है। ये जनसंख्या घनत्व की परिभाषा होती है। जैसे 500 पौधे प्रति हेक्टेयर या 500 पेड़ प्रति हेक्टेयर या 2 मिलियन कोशिकाएं प्रति घन मीटर पानी में, ये आयतन के रूप में हो गई, और प्रति हेक्टेयर वाली इकाई क्षेत्रफल के रूप में हो गई। हम डेंसिटी या घनत्व की बात करें, वो 2 प्रकार की होती है। समष्टि घनत्व 2 प्रकार का होता है। पहला क्रूड डेंसिटी यानी अपरिष्कृत घनत्व या अशोधित घनत्व। अपरिष्कृत घनत्व क्या होता है? प्रति इकाई कुल क्षेत्र में पाया जाने वाला घनत्व है। हम पूरा एरिया लेते हैं, पूरा क्षेत्र लेते हैं जिसमें कितनी संख्या पाई जाती है, कितना जैव भार पाया जाता है, उसको हम परिष्कृत घनत्व कहते हैं। दूसरा विशिष्ट या पारिस्थितिक या आर्थिक घनत्व, स्पेसिफिक इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक डेंसिटी। ये प्रति इकाई हैबिटेट क्षेत्र में पाया जाने वाला घनत्व है। हैबिटेट क्षेत्र का अर्थ जहाँ वास्तव में वो समष्टि या वो जनसंख्या निवास करती है, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या विशिष्ट या पारिस्थितिक घनत्व कहलाती है। हैबिटेट स्पेस से हमारा क्या तात्पर्य है? हैबिटेट स्पेस वह उपलब्ध क्षेत्र या आयतन होता है जो वास्तविक रूप से समष्टि द्वारा निवहित किया जाता है, यानी उसमें वो समष्टि वास्तविक रूप से रहती है। उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण के लिए कैसियाटोरा एक पौधे का नाम है जो सामान्यतः झुंड में पनपता है। ये जाति छायादार स्थानों में ज़्यादा पनपती है, जबकि उसी क्षेत्र के अन्य स्थानों पर कम संख्या में पनपते हैं। यदि हम पूरे क्षेत्र यानी छायादार स्थान को सम्मिलित करते हुए जो पूरा एरिया है उसको लेकर इस जाति की संख्या ज्ञात करते हैं, इस जाति का घनत्व ज्ञात करते हैं, तब वह घनत्व अपरिष्कृत घनत्व कहलाता है। जबकि हम केवल छायादार स्थानों
में पाए जाने वाली इस जाति का घनत्व ज्ञात करते हैं, तब वह घनत्व क्या कहलाता है? पारिस्थितिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व कहलाता है। ये हो गया जनसंख्या घनत्व। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या साइज की हम बात करें तो वो किन कारकों से प्रभावित होता है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जनसंख्या का आकार या जनसंख्या घनत्व निम्न 4 मुख्य कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें 2 ऐसे कारक हैं जिनसे जनसंख्या घनत्व बढ़ता है और 2 ऐसे कारक हैं जिनसे जनसंख्या घनत्व कम होता है। जन्म दर की हम बात करें, यदि समष्टि में जन्म दर बढ़ती है तो जनसंख्या घनत्व बढ़ता है। यदि अप्रवासन का मतलब बाहर से कोई जातियां उस समष्टि में आकर निवास करने लग जाती है, तब जनसंख्या घनत्व बढ़ता है। और घटता कब है? मृत्यु दर। जब समष्टि में मृत्यु दर अधिक होती है, जीवों की हत्या अधिक होती है, तब जनसंख्या घनत्व घटता है। और उत्प्रवासन यानी उस समष्टि से कुछ सदस्य बाहर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं, तब उस समष्टि का जनसंख्या घनत्व कम हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा समष्टि का मुख्य गुण है वितरण, डिस्पर्सन या प्रक्षेपण या प्रकीर्णन, कई नाम इसके दिए हुए हैं। वितरण क्या होता है? वितरण एक समष्टि में जीवों के स्थानिक व अस्थायी वितरण प्रारूप को कहते हैं। यानी समष्टि जिस स्थान पर रहती है वहाँ पर वो किस रूप में रहती है, उसका वितरण कैसे है, वो गुच्छे के रूप में रहती है वह या वो समान रूप से वितरित रहती है, उसका जो वितरण का पैटर्न है वो कैसा है, उसको हम क्या कहते हैं? वितरण कहते हैं। इंडिविजुअल्स यानी सदस्य एक समष्टि में निम्न 3 प्रकार के पैटर्न में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के पैटर्न प्रारूप होते हैं। कौन कौन से? पहले प्रारूप की बात करें, रेगुलर डिस्पर्सन, नियमित वितरण या यूनिफॉर्म कह सकते हो आप, एक रूप वितरण। इसमें जीव एक दूसरे से एक समान दूरी पर पाए जाते हैं। इस प्रकार का वितरण प्रकृति में दुर्लभ होता है, परंतु एक नियंत्रित फसल में ये मिल सकता है। जैसे हम फसल बोते हैं, जैसे प्याज की फसल बोते हैं, प्याज की फसल में हम एक निश्चित स्थान पर ही उस प्याज की पौध को हम रोपित करते हैं। ये क्या है? ये रेगुलर डिस्पर्सन या नियमित वितरण कहलाता है। या उन जंतु में ये वितरण पाया जाता है जो प्रादेशिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, टेरिटोरियल बिहेवियर। जैसे कुत्ते हैं, तो कुत्ते अपना स्थान निश्चित रखते हैं, ये अपने बाउंड्री फिक्स कर लेते हैं। तो इनमें भी ये नियमित वितरण कुछ हद तक पाया जा सकता है। जैसे यहाँ डायग्राम से हम समझ सकते हैं, ये यहाँ डायग्राम है, ये जो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ ये नियमित और यूनिफॉर्म वितरण है, जिसमें प्रत्येक जाति के सदस्य एक समान दूरी पर निवास करते रहते हैं। दूसरे प्रकार का जो वितरण है वो कौन सा? यादृच्छिक वितरण यानी रैंडम डिस्पर्सन। इसमें क्या होता है? इसमें जो जीवों की स्थिति है वो पड़ोस से असंबंधित होती है, यानी जीव एक दूसरे से असमान दूरी पर निवास करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। दूसरे प्रकार का भी प्रकृति में दुर्लभ है। दूसरे प्रकार का भी वितरण प्रकृति में दुर्लभ होता है। तीसरे प्रकार का हम देखें, गुच्छेदार वितरण या संपुजित वितरण भी हम कह सकते हैं, क्लम्प्ड या संपुजित वितरण। ज्यादातर समष्टियां इस प्रकार का वितरण कुछ सीमा तक प्रदर्शित करती है। इस प्रकार के वितरण में समष्टि के जो सदस्य होते हैं वो विभिन्न आकार के समूह में वितरित हो जाते हैं। इस प्रकार के समूह सामाजिक समूह के परिणाम स्वरूप बनते हैं, यानी जातियां गुट बनाकर रहने लग जाती है। गुच्छेदार, जैसे इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 2 प्रकार के स्लाइड मतलब हल्के गुट बना लेती है, एक्सट्रीम यानी स्ट्रॉन्ग गुट, बड़े बड़े गुट बन जाते हैं, बड़े बड़े गुच्छे बन जाते हैं, उसको एक्सट्रीम हम
गुच्छेदार कह सकते हैं। ये 3 प्रकार के वितरण पाए जाते हैं। अगले गुण की हम बात करते हैं आयु संरचना, यानी समष्टि में आयु संरचना कैसी है। अधिकतर समष्टियों में, समष्टि का अर्थ जनसंख्या से है, अधिकतर समष्टियों में विभिन्न आयु वर्ग के इंडिविजुअल्स या सदस्य पाए जाते हैं या जीव पाए जाते हैं। प्रत्येक आयु वर्ग में सदस्यों का अनुपात उस समष्टि की आयु संरचना को निश्चित करता है, यानी प्रत्येक आयु वर्ग में सदस्य किस अनुपात में उस समष्टि में है उसको हम आयु संरचना द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक समष्टि में युवा व वृद्ध सदस्यों की सापेक्ष संख्या उस समष्टि के व्यवहार को प्रभावी रूप से प्रभावित करती है। उस समष्टि में युवा कितने हैं, उस समष्टि में वृद्ध कितने हैं, दोनों में कितना अंतर है, ये चीज उस समष्टि के मृत्यु दर और जन्म दर को प्रभावी रूप से प्रभावित करती है। इसको हम आगे देखेंगे। समान आयु वर्ग के सदस्यों के जो समूह है उसको हम कोहोर्ट कहते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। कोहोर्ट किसे कहते हैं? आयु संरचना समष्टि की जन्म दर व मृत्यु दर दोनों को प्रभावित करती है। एक समष्टि में विभिन्न आयु वर्गों का अनुपात उस समष्टि की वर्तमान प्रजनन क्षमता को निर्धारित करती है। एक समष्टि की आयु संरचना को निम्न 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रजनन पूर्व आयु, यानी वे जीव जिनकी आयु प्रजनन प्राप्त करने से पूर्व की है। वास्तविक प्रजनन आयु और प्रजनन पश्चात आयु, ये 3 हम आयु वर्गों में समष्टि के जीवों को हम विभाजित कर सकते हैं। विभिन्न जंतुओं में उपर्युक्त तीनों आयु वर्ग की अवधि अलग अलग होती है। कुछ जीवों में प्रजनन पूर्व की आयु लंबी होती है, कुछ जीवों में वास्तविक प्रजनन आयु लंबी होती है और कुछ में प्रजनन पश्चात की आयु लंबी होती है। परंतु मनुष्य में ये तीनों आयु वर्ग लगभग समान होता है। जैसे हमारे अंदर प्रजनन पूर्व आयु की बात करें तो वो हम लगभग 15-20 साल के आसपास मानते हैं, और उसके पश्चात वास्तविक प्रजनन आयु की बात करते हैं तो 20 या 25 से ऊपर हम लेकर आगे तक चले जाते हैं, 60 तक लेकर चले जाते हैं। प्रजनन पश्चात आयु 60 के बाद की प्रजनन पश्चात की आयु है। कुछ पौधों व जंतुओं में प्रजनन पूर्व आयु काफी लंबी पाई जाती है। जैसे कुछ कीट की हम बात करें, तितली में हम बात करें, तुलनात्मक रूप से अत्यधिक दीर्घ प्रजनन पूर्व आयु पाई जाती है, यानी प्रजनन करने से पहले की जो आयु है वो काफी लंबी होती है, और छोटी सी वास्तविक प्रजनन आयु पाई जाती है। जबकि कीटों में प्रजनन पश्चात आयु नहीं पाई जाती है। कहने का अर्थ है जब वो प्रजनन कर लेते हैं उसके बाद कुछ समय बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। किसी भी समष्टि की आयु वितरण व्यवस्था को हम बहुभुजी पिरामिड की सहायता से प्रदर्शित कर सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? आयु स्तूप या पिरामिड कहते हैं। आयु स्तूप या पिरामिड कहते हैं। आयु स्तूप या पिरामिड की ये परिभाषा है, ये आप ध्यान रख सकते हो। इनकी आधार रेखा पर संबंधित जाति के युवा सदस्यों या प्रारंभिक अवस्थाओं की संख्या या अनुपात दर्शाया जाता है। प्रारंभिक आधार रेखा कौन सी? ये जितनी चौड़ी होगी, जितनी लंबी होगी, उतने ही उन जीवों की सदस्य संख्या अधिक होगी। ये यहाँ पर हम युवा अवस्था को या प्रारंभिक अवस्था को शो करते हैं। जैसे यहाँ पर ए वाले में सबसे चौड़ी है, यानी यहाँ पर युवा अवस्थाओं की संख्या ज़्यादा है। बी वाले में थोड़ी कम है, यानी यहाँ पर युवा अवस्था की संख्या ए से कम है, सी में सबसे कम है। ये आधार रेखा है। आधार रेखा को हम युवा सदस्य या प्रारंभिक अवस्थाओं की संख्या या अनुपात को दर्शाते हैं। आधार रेखा से जो ऊपर लंबवत रेखाएं होती है, बहुकोणीय रेखाएं होती है जिनसे पिरामिड बने होते हैं, वो आयु को दर्शाते हैं। ऊपर की तरफ ये किसको दर्शाते हैं? आयु वर्ग को दर्शाते हैं। जितना ज़्यादा ये बड़ा होगा उतने ही वो आयु वर्ग वाला ग्रुप होगा। देखेंगे अभी इसको हम।
सामान्यतः ये आयु स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चौड़े आधार युक्त पिरामिड, जैसे ये पहला वाला है, यहाँ पर पहले वाला है। इस प्रकार के पिरामिड उन समष्टियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिनमें युवा सदस्यों की संख्या अधिक होती है, युवा अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या में जन्म दर अधिक होती है क्योंकि युवा अधिक पाए जाते हैं, तथा जनसंख्या वृद्धि चरघातांकी रूप से भी बढ़ सकती है, जैसे किसमें? यीस्ट में, घरेलू मक्खी में, पैरामीशियम में। इनमें चरघातांकी रूप से यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ये चरघातांकी रूप से बढ़ सकती है। इस प्रकार की स्थिति में उत्तरोत्तर पीढ़ियों में सदस्यों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे चौड़े आधार वाले आयु स्तूप का निर्माण होता है। यहाँ आप देख सकते हो जो युवा समष्टि है ये चौड़े आधार वाले पिरामिड को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर प्रजनन पूर्व की अवस्था, वास्तविक प्रजनन अवस्था और प्रजनन पश्चात ही, यहाँ पर इन लगभग तीनों समान संख्या में है। यहाँ पर देखते हैं प्रजनन पूर्व वाली है, ये इनकी संख्या सबसे अधिक होती है, सॉरी समान नहीं है। प्रजनन पूर्व वाले सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, फिर उससे कम वास्तविक प्रजनन वालों की है, उससे कम प्रजनन पश्चात वालों की है। दूसरे प्रकार का पिरामिड कौन सा है? घंटीनुमा बहुभुजी पिरामिड। ये कब बनता है? इस प्रकार का पिरामिड प्रदर्शित करने वाले समष्टि में युवा सदस्यों व वृद्ध सदस्यों की संख्या लगभग बराबर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इनकी, क्योंकि इनकी दोनों की यहाँ पर चौड़ाई बराबर है, यानी यहाँ पर युवा सदस्यों की और वृद्ध सदस्यों की संख्या लगभग बराबर होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रजनन पूर्व आयु वर्ग और वास्तविक प्रजनन आयु वर्ग की संख्या बराबर होती है। वृद्धि दर धीमी व स्थिर हो जाती है। अन्य शब्दों में प्रजनन पूर्व और प्रजनन आयु वर्ग लगभग समान आकार के होते हैं। प्रजनन पश्चात आयु वर्ग सबसे छोटा होता है। परिणाम स्वरूप घंटी आकार के पिरामिड का निर्माण होता है। प्रजनन होने के बाद में फिर वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहते हैं। तीसरे प्रकार का है कलशनुमा पिरामिड। इस प्रकार के पिरामिड समष्टि में युवा सदस्यों की कम संख्या को प्रदर्शित करते हैं। समष्टि में जन्म दर कम पाई जाती है, जिससे प्रजनन पूर्व आयु वर्ग अन्य 2 आयु वर्गों की तुलना में छोटा होता है, जिसके कारण कलशनुमा पिरामिड का निर्माण होता है। यानी इस प्रकार के समष्टि के जो जीव है वो युवावस्था से जल्दी ही वृद्धावस्था में चले जाते हैं। प्रजनन पश्चात वाली जो आयु है उनमें चले जाते हैं। इसलिए जो यहाँ पर किस प्रकार के पिरामिड का निर्माण होता है, यहाँ पर कलशनुमा पिरामिड का निर्माण यहाँ पर होता है। ये तीसरा गुण था। समष्टि के चौथे गुण की हम बात करें, जन्म दर, जिसको नेटिलिटी या बर्थ रेट भी कहते हैं। समष्टि का विस्तार जन्म दर के कारण होता है। नेटिलिटी या जन्म दर से क्या तात्पर्य है? नेटिलिटी से तात्पर्य जन्म, अंडे, अंकुरण अथवा विखंडन द्वारा निर्मित नए सदस्यों की संख्या से है। नए सदस्य कैसे बन सकते हैं? जन्म के द्वारा बन सकते हैं, बाय बर्थ से बन सकते हैं, अंडू से निकल सकते हैं, अंकुरण के द्वारा बन सकते हैं, अथवा विखंडन जैसे छोटे जीव है, पैरामीशियम, अमीबा है, इनके द्वारा नए सदस्यों का निर्माण होता है। और इनकी जो संख्या होती है नए सदस्यों की, उनको हम जन्म दर कहते हैं। जन्म दर को इकाई समय में प्रति मादा द्वारा उत्पन्न संततियों की संख्या से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि संतति की हम बात करें तो मादा ही द्वारा उत्पन्न की जाएगी। प्रति मादा द्वारा इकाई समय में उत्पन्न संततियों की संख्या जन्म दर कहलाती है। मानव जनसंख्या में नेटिलिटी जन्म दर के समान ही होती है। जन्म दर 2 प्रकार की पाई जाती है, उच्चतम या कारकीय जन्म दर या एब्सोल्यूट या पोटेंशियल नेटिलिटी, कई नाम दिए गए हैं। ये क्या होती है? यह एक समष्टि में आदर्श स्थिति में जीवों की संभावित अधिकतम जन्म दर को प्रदर्शित करती है। आदर्श स्थिति हो यानी वहाँ पर हर चीज़ की उपलब्धता हो, कोई नेगेटिव फैक्टर या पर्यावरण प्रतिरोधक वहाँ पर उपस्थित नहीं हो, उस स्थिति में
जीवों की संभावित अधिकतम जन्म दर उच्चतम या कार्यकीय जन्म दर कहलाती है। अर्थात उस समष्टि में प्रजनन को प्रभावित करने वाले कोई भी पारिस्थितिकी कारक उपस्थित नहीं है। यह जीवों की एक जैविक सीमा होती है, यानी इससे अधिक फिर वो प्रजनन नहीं कर सकते हैं। जैसे मनुष्य में एक जन्म प्रति 9 से 11 माह प्रति महिला कार्यकीय जन्म दर है, यानी एक महिला 9 से 11 महीने में एक बच्चे को पैदा कर सकती है। ये उनकी कार्यकीय जन्म दर है। इसे फेकुंडिटी रेट भी कहते हैं, यानी उत्पादकता दर। इसको हम क्या कहते हैं? उत्पादकता दर कहते हैं। दूसरी प्रकार की हम बात करें वास्तविक की जन्म दर या रियलाइज्ड नेटिलिटी या पारिस्थितिकी जन्म दर। यह सभी संभावित वातावरणीय या पारिस्थितिकीय परिस्थितियों में सफल जन्म दर है। इसे प्रजनन दर भी कहते हैं, यानी यह वास्तविक है, जो आउटपुट है वातावरणीय परिस्थितियों से संघर्ष करने के बाद में जो संतति उत्पन्न होती है, उन संततियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? वास्तविक जन्म दर कहते हैं। इसको फर्टिलिटी रेट कहते हैं। पारिस्थितिकी जन्म दर समष्टि के आकार व संगठन तथा वातावरणीय परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होती है। यदि किसी समष्टि में सदस्यों की प्रारंभिक संख्या n है, यदि किसी समष्टि में सदस्यों की प्रारंभिक संख्या n है, समय t है तथा नए उत्पन्न जीवों की संख्या n है, तब जनसंख्या में परिवर्तन समय के साथ समय में परिवर्तन, इनका जो अनुपात होता है वो क्या होती है? उच्चतम कार्यकीय जन्म दर कहलाती है। विशिष्ट जन्म दर कार्यकीय क्या कहलाती है? जन्म दर प्रति इकाई सदस्य। एक सदस्य के ऊपर जन्म दर कितनी है, वो विशिष्ट जन्म दर कहलाती है। यानी डेल्टा का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है। और कैपिटल N है, वो क्या है? वो है प्रारंभिक संख्या। और इसका हम भाग देते हैं कैपिटल N प्रारंभिक संख्या का, फिर समय के साथ परिवर्तन। यानी जो परिवर्तन हो रहा है, मतलब जो समष्टि में इकाई समय का अर्थ आप ये समझ सकते हो कि जैसे मनुष्य की हम बात करें, एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए, एक साल में जो परिवर्तन है वो आ गया, ये वो चीज़ आ गई। और एक साल हम मतलब प्रतिवर्ष हम कह रहे तो प्रतिवर्ष वो परिवर्तन आ गया समय में। प्रतिवर्ष 100 सदस्यों पर कितने नए बच्चे पैदा हुए। फिर यदि हम एक सदस्य की हम बात करें, तब उसको हम क्या कहते हैं? विशिष्ट जन्म दर। यानी एक व्यक्ति पर कितने बच्चे पैदा हुए प्रतिवर्ष, उसको हम विशिष्ट जन्म दर कहते हैं। जिस दर पर मादा संततियों का निर्माण करती है, वह दर निम्नलिखित 3 समष्टि गुणों द्वारा निर्धारित होती है। ये आप सिर्फ याद रख सकते हो। क्लच साइज या प्रत्येक अवसर पर उत्पन्न हुए जीवों की संख्या, 2 प्रजनन के बीच का समय, प्रथम प्रजनन के समय की आयु। ये 3 कुछ फैक्टर हैं जो मादा के द्वारा संततियों के निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अगले गुण की हम बात करते हैं मृत्यु दर। जैसे जन्म दर की हम बात करते हैं, वैसे मृत्यु दर है मोर्टेलिटी। यह भी किसी समष्टि के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। यह एक दिए गए समय में किसी समष्टि में मरने वाले जीवों की संख्या है। इकाई समय में या दिए गए समय में एक समष्टि में कितने जीवों की मृत्यु हो रही है, वह संख्या मृत्यु दर कहलाती है। यह जनसंख्या वृद्धि, जिसको हम समष्टि वृद्धि भी कहते हैं, के लिए नकारात्मक कारक है। यानी ये जनसंख्या घनत्व को कम करते हैं, जनसंख्या वृद्धि को कम करते हैं। यह भी 2 प्रकार की होती है। जैसे जन्म दर होती है, वैसे ही मृत्यु दर 2 प्रकार की होती है। न्यूनतम मृत्यु दर, मिनिमम मोर्टेलिटी। यानी मृत्यु दर सबसे कम कब हो सकती है? जब आदर्श स्थितियों और कोई भी पारिस्थितिकी सीमाकारी कारक वहाँ पर उपस्थित नहीं हो, उस स्थिति में जो मृत्यु होती है वो क्या कहलाती है? न्यूनतम मृत्यु दर। इसे विशिष्ट या विभव मृत्यु दर भी कहते हैं। यह आदर्श
व असीमाकारी परिस्थितियों में समष्टि में सदस्यों का न्यूनतम वात्सल्य न्यूनतम क्षति है। दूसरा है पारिस्थितिकीय मृत्यु दर या वास्तविक मृत्यु दर, इकोलॉजिकल या रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। यह दी गई वातावरणीय या पारिस्थितिकीय परिस्थितियों में समष्टि में सदस्यों की क्षति अथवा ह्रास है। पारिस्थितिकी जन्म दर के समान यह भी स्थिर नहीं होती है तथा समष्टि व वातावरणीय परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। एक समष्टि की आयु के साथ मृत्यु व उत्तरजीविता की सूचना को आयु के साथ मृत्यु व उत्तरजीविता यानी जीवित रहने की जो प्रवृत्ति है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तरजीविता। इनकी सूचना को एक टेबल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है जिन्हें हम लाइफ टेबल या जीवन सारणी कहते हैं। एक समष्टि की मृत्यु दर को उत्तरजीविता वक्र के द्वारा आसानी से दर्शाया जा सकता है। उत्तरजीविता वक्र ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं अलग से टॉपिक के रूप में। एक समष्टि की मृत्यु दर को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उत्तरजीविता वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उत्तरजीविता वक्र एक निश्चित आयु पर जीवित सदस्यों की संख्या को दर्शाता है। उत्तरजीविता वक्र एक निश्चित आयु पर जीवित सदस्यों की संख्या को दर्शाता है, यह आप याद रख सकते हो। उत्तरजीविता वक्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल कर्व, हाईली कॉन्वेक्स कर्व, जिसको हम टाइप फर्स्ट भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो, ये तीन प्रकार के उत्तरजीविता वक्र है। पहला है टाइप फर्स्ट, जिसको हम उत्तल कर्व भी कह सकते हैं। दूसरा प्रकार का कौन सा है, दूसरा प्रकार का ये वाला है जो फिर 3 प्रकार में विभाजित है, 1 2 3, ये दूसरे प्रकार का है। ये 3 फिर सब प्रकार में बटा हुआ है। और ये तीसरा प्रकार का है टाइप थर्ड, जो कैसा होता है, कॉनकेव होता है, अवतल कर्व होता है। और ये जो दूसरे प्रकार का होता है वो स्ट्रेट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं पहले प्रकार का टाइप फर्स्ट, जब किसी समष्टि या पॉपुलेशन में अधिकांश जीव अपना जीवीय विभव पूर्ण कर लेते हैं, यानी अधिकतम आयु को प्राप्त कर लेते हैं तथा वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तब इस प्रकार का कर्व प्राप्त होता है। जैसे हमारी बात करें, कोई 100 वर्ष जी ले, यानी उसने अपनी जो आयु है वो पूर्ण कर ली है, पूरी वृद्धावस्था तक वो जीवित रह के फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि ऐसा समष्टि में सारे जीव, अधिकांश जीव ऐसा कर रहे हैं, तब हमें किस प्रकार का कर्व प्राप्त होता है, उत्तल प्रकार का कर्व हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार के जीवों में युवा व वयस्क अवस्था में मृत्यु दर बहुत कम पाई जाती है। बड़े जंतु जैसे हिरण की बात करें, पहाड़ी भेड़िया की बात करें, छोटे रोटीफर्स है उनकी बात करें, और मनुष्य की हम बात करें, उनमें इस प्रकार का कर्व पाया जाता है। मनुष्य, हिरण, भेड़िया आदि में इस प्रकार का कर्व पाया जाता है, जिसको हम टाइप फर्स्ट कर्व कहते हैं। ये हम किसके साथ इसको खींचते हैं, यहाँ पर नीचे आधार की ओर हम आयु लेते हैं और इसका जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर हम उत्तरजीविता कितनी है, 1000 के ऊपर कितने जीवित रह रहे हैं, वो हम संख्या यहाँ पर लेते हैं। इसके आधार पर जो टाइप फर्स्ट वाला है वो किस प्रकार का प्राप्त होता है, ये देखो, ये जो ब्लैक लाइन दिखा रही है ये वाली है, ये किस प्रकार की है, ये उत्तल प्रकार की है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जब अधिकतम आयु प्राप्त कर लेते तब उसकी उत्तरजीविता एकदम से कम होती है, यानी अधिकतम आयु प्राप्त करने के बाद में उन जीवों की मृत्यु अचानक होती है। दूसरे प्रकार का जो कर्व है वो डायगोनल कर्व है, जिसको हम सीधी रेखा भी कह सकते हैं, जिसको हम टाइप सेकंड बी से प्रदर्शित कर रहे हैं, बी वाला। जब समष्टि में विभिन्न आयु वर्गों वाले जीवों की मृत्यु दर लगभग समान होती है, तब इस प्रकार का कर्व प्राप्त होता है, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। जीवों की बढ़ती आयु के साथ मृत्यु दर भी नियत रहती है। कुछ जीव जैसे हाइड्रा, अमेरिकन रोबी इस प्रकार का कर्व प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में प्राकृतिक रूप से एक समष्टि में पूरे जीवन काल के दौरान इस प्रकार का आयु विशिष्ट उत्तरजीविता दर नहीं पाई जाती है। अतः
हल्का सा अवतलीय या सिग्मोइड कॉनकेव, जिसको हम टाइप सेकंड सी कह रहे हैं, अधिकांश पक्षियों, चूहों, खरगोश में पाया जाता है। टाइप सी ये वाला, ये कॉनकेव हो गया, जो अलग ये शो हो रहा है, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला टाइप सी पक्षी, खरगोश और चूहे का है। ये थोड़ा सा उससे हल्का सा क्या हो गया, अवतल हो गया, हल्का सा अवतल हो गया, ये हल्का सा अवतल हो गया। अवतल होने के कारण ये किस प्रकार का बन जाता है, टाइप सेकंड सी प्रकार का कर्व बन जाता है। और ये किसका मुख्य लाक्षणिक गुण है, पक्षियों का, अधिकांश चूहों और खरगोश का। इनमें मृत्यु दर युवावस्था में अधिक होती है, परंतु वयस्क अवस्था में कम या लगभग नियत रहती है। कुछ ऐसे कीट होते हैं जिनमें पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, होलो मेटाबोलस इंसेक्ट, जैसे तितली, बटरफ्लाई। इसमें उत्तरजीविता दर या मृत्यु दर उत्तरोत्तर जीवन काल की अवस्था में भिन्न भिन्न होती है, कोई फिक्स नहीं है, फिक्स पैटर्न नहीं है, जिसके कारण उत्तरजीविता कर्व कैसा हो जाता है, सीढ़ी नुमा हो जाता है। कैसा हो जाता है, सीढ़ी नुमा हो जाता है। जो हम किस वाले को कह रहे हैं, जो कौन सा वाला है, टाइप सेकंड ए वाला, टाइप सेकंड ए वाला है। यहाँ पर टाइप सेकंड ए कर दो, यहाँ पर टाइप सेकंड ए वाला है, जिसमें देखो आप क्या हो रहा है, ये देखो इसमें ये ऐसा वाला ऊपर की तरफ, ये वाला कौन सा है, टाइप सेकंड ए वाला। इसमें सीढ़ी नुमा बन गया, ये कैसा बना हुआ है, ये ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, ये वाला। जो किसका लाक्षणिक गुण है, कीटू का, सॉरी किसका है, तितली का। तितली का लाक्षणिक गुण है। यहाँ चलते, ये हमारा कैसा प्राप्त होता है, सीढ़ीनुमा प्राप्त होता है। समष्टि वृद्धि की दर उत्तरजीविता मृत्यु दर दोनों पर निर्भर करती है, इंपॉर्टेंट है। समष्टि की जो वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि है, वो उत्तरजीविता और मृत्यु दर दोनों पर निर्भर करती है। एक समष्टि में आयु विशिष्ट मृत्यु दर और उत्तरजीविता की स्पष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए जो इकोलॉजिस्ट है वो जीवन सारणी का निर्माण करते हैं, लाइफ टेबल का निर्माण करते हैं। इनके द्वारा हम समष्टि की औसत जीवन काल की गणना कर सकते हैं। ये लाइफ टेबल के बारे में थोड़ा सा है, इससे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अगला हम गुण देखते हैं समष्टि का, जैविक क्षमता, बायोटिक पोटेंशियल। किसी भी विशिष्ट जीव की आदर्श वातावरणीय परिस्थितियों, जैसे असीमित स्थान है, भोजन उपलब्ध है, सीमाकारी कारकों का अभाव है, उस स्थिति में संभावित जनन दर को उसका जैव विभव कहते हैं। अन्य शब्दों में संभावित अधिकतम जन्म दर और संभावित न्यूनतम मृत्यु दर के उपरांत शेष जीवित योग्य संतानों की संख्या या जीव संख्या वृद्धि को ही जैविक क्षमता कहते हैं। जैविक क्षमता स्पष्ट है, वातावरण कारकों की सर्वोत्तम परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जैविक क्षमता मात्र एक सैद्धांतिक कल्पना है, क्योंकि प्रकृति में सर्वोत्तम परिस्थितियां कारकों की उपस्थिति असंभव है, क्योंकि वातावरणीय प्रतिरोध हमेशा ही रहता है। एक समष्टि में प्रति सदस्य वृद्धि दर अधिकतम हो सकती है, विशिष्ट वातावरणीय परिस्थितियों में नियत हो सकती है। नियत आयु वितरण वाली समष्टि में, जिसमें आयु नियत है, उस समष्टि में प्रजनन क्षमता व वृद्धि दर को प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर यानी इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ये कहते हैं, और जिसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आर के द्वारा, स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो वास्तव में संभावित विशिष्ट जन्म दर और विशिष्ट मृत्यु दर के बीच का अंतर है। यानी कितने अधिकतम जन्म हो रहे हैं, विशिष्ट बच्चे पैदा हो रहे हैं, और अधिकतम न्यूनतम कितने जीव क्षति हो रही है जीवों की, या वो नष्ट हो रहे हैं, उनके बीच जो अंतर है उसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आर के द्वारा, जिससे हम क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर, आर यानी बी माइनस डी। इतना ही आपको याद रखने की आवश्यकता है। किसी जीव की वास्तविक जनसंख्या वृद्धि वातावरण प्रतिरोध
व जैविक क्षमता को के संतुलन पर निर्भर करता है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, वातावरण प्रतिरोध और दूसरा जैविक क्षमता। वातावरण के द्वारा कितना प्रतिरोध हो रहा है और दूसरा उसकी खुद की जैविक क्षमता कितनी, इन दोनों के बीच संतुलन उसके द्वारा हम वास्तविक जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर करती है। किसी असीमित वातावरण में उच्चतम वृद्धि दर को जैविक क्षमता से दर्शाया जा सकता है। असीमित वातावरण यानी वहाँ पर सारी चीज़ें अनलिमिटेड है, खाना भी अनलिमिटेड है, स्थान भी अनलिमिटेड है, हर चीज़ की उपलब्धता अधिकतम है। उस स्थिति में उच्चतम वृद्धि दर को हम क्या कह सकते हैं, जैविक क्षमता कह सकते हैं। यानी यदि आर का मान मैक्सिमम होता है वो जैविक क्षमता को प्रदर्शित करता है। जन क्षमता और उत्पादकता के बारे में हम जानते हैं। जो इकोलॉजिस्ट होते हैं, पारिस्थितिकविद होते हैं, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक होते हैं, वो इन दोनों को अलग अलग मानते हैं। इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है वो हम देखते हैं। उत्पादकता से क्या तात्पर्य, उत्पादकता से तात्पर्य एक जीव द्वारा जीवन काल के दौरान संतानोत्पादन की अधिकतम सामर्थ्य से है, जबकि जनन क्षमता का वास्तविक अर्थ जनन क्रिया से है। अन्य शब्दों में उत्पादकता का अर्थ किसी समय सीमा में संतति के उत्पादन की संख्या से है, जबकि जनन क्षमता का अर्थ प्रजनन करने की क्षमता से है। दोनों अलग अलग होते हैं। अगले गुण की हम बात करते हैं समष्टि परिवर्तन या दोलन, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन या ऑसिलेशन। आपको यहाँ पूर्ण वृद्धि प्राप्ति के पश्चात जीव संख्या में उतार चढ़ाव आते हैं, उसे समष्टि परिवर्तन या दोलन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक निश्चित आयु पूर्ण करने के बाद जो जनसंख्या में उतार चढ़ाव आते हैं उसे हम समष्टि परिवर्तन या दोलन कहते हैं। परंतु समष्टि की पूर्ण वृद्धि तभी मानी जाएगी जब समष्टि में जीव संख्या परिवर्तन में समय परिवर्तन का भाग देने पर शून्य औसत प्राप्त हो। यानी प्रतिवर्ष जो जीव की संख्या है उसमें परिवर्तन शून्य हो रहा है। जैसे इस साल जीव की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अगले साल भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, या फिर जो परिवर्तन हो रहा है जैसे 5 बढ़ रहे इस साल, अगले साल भी 5 बढ़े, फिर अगले साल भी 5 बढ़े, यानी नियत है, परिवर्तन भी नियत है। तब हम उसको क्या कह सकते हैं, तब हम क्या कह सकते हैं कि उस समष्टि ने पूर्ण वृद्धि को प्राप्त कर लिया है। समष्टि के संदर्भ में जीव संख्या परिवर्तन अनियमित उतार चढ़ाव है। समष्टि के संदर्भ में इकोलॉजी हमें पॉपुलेशन की हम बात करें उसके संदर्भ में जीव संख्या परिवर्तन अनियमित उतार चढ़ाव है, जो बाह्य कारकों जैसे वातावरण कारकों में परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत समष्टि दोलन, यहाँ पर अंतर बताया गया है समष्टि परिवर्तन और समष्टि दोलन में। समष्टि दोलन नियमित परिवर्तन है, जीव संख्या परिवर्तन अनियमित उतार चढ़ाव है, जबकि समष्टि दोलन नियमित परिवर्तन है जिनका घनत्व जिनका नियंत्रण कुछ स्वाभाविक और आंतरिक कारकों या समष्टि गतिशीलता से होता है। आंतरिक कारकों से होता है, बाह्य कारकों से नहीं होता है। समष्टि परिवर्तन अनियमित होते हैं। दूसरा अंतर देखो, समष्टि परिवर्तन अनियमित होता है जिनकी उत्पत्ति ताप, आर्द्रता, वर्षा आदि बाह्य कारकों से होती है, जबकि समष्टि दोलन एक नियमित प्रक्रिया है जो स्वाभाविक और चक्रीय परिवर्तन दर्शाती है। मौसम परिवर्तन होने पर कई प्रवासी पक्षी समष्टि दोलन प्रदर्शित करते हैं। मौसम परिवर्तन होने पर कई प्रवासी पक्षी समष्टि दोलन प्रदर्शित करते हैं, जो प्रजनन के लिए ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों में प्रवास कर जाते हैं और एक निश्चित समय बाद वापस अपने स्थानों पर आ जाते हैं। ये क्या है, समष्टि दोलन है। उन साधारण पारितंत्रों में जहाँ सामुदायिक सदस्य तुलनात्मक रूप से कम संख्या में पाए जाते हैं, अनियमित जीव संख्या परिवर्तन अधिक तीव्र गति से होता है। ये भी लाइन आप ध्यान रख सकते हो। लास्ट हमारा टॉपिक है समष्टि प्रसार, पॉपुलेशन प्रोपोगेशन। यहाँ पर हमें समष्टि प्रसार और समष्टि प्रकीर्णन में अंतर समझना है। समष्टि प्रसार क्या होता है, अजैविक और जैविक कारकों एवं अनुक्रियाओं के फलस्वरूप समष्टि प्रसार की आवश्यकता होती है।
मनुष्य मुख्य रूप से भोजन की कमी, अत्यधिक जीव संख्या घनत्व, बाढ़, सूखा, वातावरण आदि कारक जैसे ताप, प्रकाश, वायुवेग में स्थानीय या क्षेत्रीय परिवर्तन होने अथवा प्रजनन और वंशानुगत लक्षणों के आदान प्रदान आदि कारणों से समष्टि प्रसार होता है। समष्टि प्रसार के कारण बताए गए हैं। जनसंख्या घनत्व बढ़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, सूखा हो गया, तापमान में वृद्धि हो गई, प्रकाश की मात्रा अधिक हो गई, वायु का वेग अधिक हो गया, कम हो गया। ये स्थानीय भी हो सकते हैं और एक क्षेत्रीय भी हो सकते हैं। इसके अलावा प्रजनन करने के लिए जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। ये सभी कारण के कारण समष्टि प्रसार होता है। इसका प्रभाव जन्म व मृत्यु दर दोनों पर पड़ता है, जिसके कारण जनसंख्या घनत्व, वृद्धि और संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है। समष्टि प्रसार के फलस्वरूप जीव क्या करता है, नई बस्तियां बनाकर मूल समष्टि से अलग हो जाते हैं। अतः समष्टि प्रसार समष्टि वितरण से भिन्न है। समष्टि वितरण में हमने क्या देखा था, वहाँ पे वो मूल समष्टि से अलग नहीं होता है, दूसरे स्थान पर नहीं जाता है, वहीं पर भी एक गुच्छे के रूप में या फिर असमान उनका जो वितरण होता है, प्रारूप होता है, उसमें उसी क्षेत्र में वो रहता है। समष्टि वितरण में होने वाले विभिन्न प्रतिरूपों, बाह्य परिवर्तनों व संरचनाओं से जुड़े रहते हैं, उनका कोई आंतरिक कारण नहीं होता है, जबकि समष्टि प्रसार के कई आंतरिक कारण भी होते हैं। समष्टि प्रसार को हम निम्न 3 रूपों में पढ़ते हैं। 3 रूप इनके पाए जाते हैं। कौन कौन से, इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। जैसे पहला है इमिग्रेशन यानी उत्प्रवास, एक उत्प्रवास से पहला। दूसरा है इमिग्रेशन प्रवास, और तीसरा है प्रवास माइग्रेशन। ये 3 है, देख सकते हो। ये मूल स्थान है, मूल स्थान से कोई जाति नए स्थान पर जाकर विस्थापित हो जाती है, नई बस्तियां बना लेती है, तब उसको हम कहते हैं उत्प्रवास। और उस नए विस्थापित स्थान से वापस मूल स्थान पर वो जीव वापस आकर रहने लग जाता है, उसको हम कहते हैं अप्रवास। और एक निश्चित समय बाद इनके मूल स्थान और नए विस्थापित स्थान के बीच वो जीव आकर वापस चला जाता है, यानी एक समय अंतराल में वो जीव दोनों स्थानों के बीच आवागमन करता है, किसी भोजन के लिए या फिर प्रजनन के लिए। तब इस प्रकार का जो आवागमन है, स्थान परिवर्तन है, वो प्रवास कहलाता है। देखते हैं उत्प्रवास की परिभाषा देखते हैं। इसमें समस्या है, कुछ सदस्य अपना मूल स्थान छोड़कर नए स्थान पर जाकर नई बस्ती बना लेते हैं। जातियों के मूल स्थान छोड़कर किसी नए स्थान पर स्थापित होने की इस क्रिया को हम उत्प्रवास कहते हैं। मूल निवास पर जनसंख्या घनत्व उपलब्ध संसाधनों के अनुपात में अत्यधिक हो जाने के कारण अंतरजातीय स्पर्धा से बचने के लिए जातियों में उत्प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व बढ़ गया, बढ़ने से फिर वहाँ पर संसाधन कम है, भोजन कम है, स्थान कम है, रहने का स्थान कम है, इसलिए वहाँ से कुछ जीव स्थान छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। क्या लक्षण हो सकते हैं? यह एक अनुकूली क्रिया है। क्योंकि अंतर्जातीय स्पर्धा बढ़ जाएगी यदि वहाँ पर जीव स्थान छोड़कर नहीं जाएंगे, जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा। उस स्थिति में फिर वो क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़कर नई जगह चले जाते हैं, जिससे जो जनसंख्या घनत्व सही बना रहता है। और ये एक अनुकूली क्रिया है, जिसके माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में जीवन रक्षा और प्रजाति की वंशावली सुरक्षित रहती है। दूसरा, अधिकांश कशेरुकियों में केवल युवा उत्प्रवास करती है, यानी युवा पीढ़ी ही एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाती है, नई बस्तियां बनाती है। प्राकृतिक रूप से उत्प्रवास की प्रक्रिया खरगोश, बर्फीले, उल्लू, भूरी, गिलहरी, ध्रुवी लोमड़ी आदि के अलावा मनुष्य में भी पाई जाती है। मनुष्य भी उत्प्रवास की प्रवृत्ति रखते हैं। अकशेरुकियों की बात करें, उसमें अनेक कीट आते हैं, जैसे टिड्डे आते हैं, अप्रवासी टिड्डी है, उनमें उत्प्रवास की क्रिया पाई जाती है। जो हमने अभी कुछ महीनों पहले हमने ये देखा था कि हमारे यहाँ बहुत अत्यधिक संख्या में टिड्डियाँ बाहर से
दूसरे देशों से यहाँ पर हमारे देश में आ गई थी, वो भी एक उत्प्रवास का एक लक्षण है। दूसरे प्रकार का है अप्रवासी अथवा अंतःप्रवास। यह उत्प्रवास की ठीक विपरीत क्रिया है, अर्थात जब किसी अन्य जगह पर विस्थापित जंतु किसी मूल समष्टि में पुनः सम्मिलित होकर वहाँ का स्थायी सदस्य बन जाता है, तब उस जंतु को अप्रवासी और इस क्रिया को अप्रवास कहते हैं। लक्षण क्या होते हैं इसके? अप्रवासी सदस्य मूल समष्टि में अतिरिक्त भार डालकर संसाधनों का अभाव व स्पर्धा उत्पन्न कर देते हैं। समष्टि दबाव और उथल पुथल के परिणाम स्वरूप जन्म दर और मृत्यु दर प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण समष्टि के आकार में वृद्धि हो जाती है और अन्य लक्षण भी परिवर्तित हो जाते हैं। अप्रवास के दबाव में कभी कभी समष्टि में उत्प्रवास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे एक समष्टि में नए सदस्य आ जाते हैं, तब जनसंख्या वृद्धि बढ़ जाती है। उस स्थिति में कुछ दूसरे जीव वापस बाहर चले जाते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अप्रवास के लिए भी लगभग वही जैविक और अजैविक कारक उत्तरदायी होते हैं जिनके कारण उत्प्रवास होता है। तीसरे प्रकार का है प्रवास माइग्रेशन। यह समष्टि के कुल सदस्य या संपूर्ण समष्टि कुछ निश्चित समयावधि के लिए अपने मूल स्थान से किसी अन्य स्थान पर चली जाती है। जब समष्टि या समष्टि के कुछ सदस्य या पूरी की पूरी समष्टि तथा उस निश्चित समयावधि के पश्चात पुनः अपने मूल निवास पर आ जाती है, तब इस नियत कालीन स्थान परिवर्तन को प्रवास कहते हैं। जैसे मैं बात करूँ कुर्जा की, जो साइबेरिया से यहाँ पर जोधपुर में फलोदी के खिंचन गांव में आकर निवास करती है, रहती है, जिसे हम डेमोसाइल क्रेन कहते हैं। जिस सितंबर माह में यहाँ पर आ जाती है और 3-4 महीने यहाँ रुककर फिर वापस गर्मियों की शुरुआत में वापस साइबेरिया चले जाते हैं। ये किसका उदाहरण है? ये प्रवास का उदाहरण है। इसके लक्षण हम देखते हैं। उत्प्रवास और अप्रवास की तुलना में प्रवास में विशेष अंतर यह है कि पहली दोनों जो प्रक्रिया है उसमें समष्टि स्थायी रूप से मूल निवास से सदैव के लिए विस्थापित हो जाती है, जबकि प्रवास में क्या होता है, एक अस्थायी प्रक्रिया है और यह एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के उपरांत वापस मूल स्थान पर आ जाते हैं। वो जो प्रवासी वापस मूल स्थान पर आ जाते हैं। ये मुख्य अंतर है। प्रवास मुख्यतः ऋतु परिवर्तन से उत्पन्न अस्थायी विपरीत परिस्थितियों से निपटने का उपाय है। भोजन, आवास व प्रजनन के लिए प्रजातियां प्रजनन करती है, प्रजातियां प्रवास करती है। प्रवास के माध्यम से समष्टि में भोजन व आवास के लिए अंतर्जातीय स्पर्धा के साथ साथ अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि जैसे अनेक समस्याएं कम हो जाती है। ये एक इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। प्रवास प्रक्रिया में वंशानुगत लक्षणों का आदान प्रदान, वंश सुधार व अधिक भौगोलिक वितरण की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। यह भी सही है। प्रवास प्रक्रिया के कुछ नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। कौन से? प्रवास मार्ग में तापमान, वायु वेग, वर्षा आदि वातावरण कारकों में अचानक हिंसक उतार चढ़ाव होने से या शिकारियों का हमला होने से जीवसंख्या के मृत्यु दर के अनुपात को बढ़ा सकता है। जैसे कुर्जा वहाँ से इतनी दूर से हमारे यहाँ जोधपुर में आती है, तब रास्ते में मौसम परिवर्तन से कई अन्य वातावरणीय कारकों से उनकी मृत्यु हो सकती है। तो ये एक इसका नकारात्मक परिणाम भी है। प्रवास का सबसे उत्तम उदाहरण पक्षियों में देखा जा सकता है, जैसे साइबेरियन क्रेन है, कुर्जा है, रस्टी कोला पक्षी आदि कुछ उदाहरण हैं। पक्षियों के अलावा कुछ मछलियों जैसे यूरोपियन ईल है, इनके अंदर भी प्रवास पाया जाता है। इनके अलावा समष्टि के जीवों के बीच होने वाले पारस्परिक अनुक्रियाओं का भी जनसंख्या की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। जो हमने 8 समष्टि गुण पढ़े थे, उसके अलावा एक और गुण है जो क्या है, समष्टि में जीवों के बीच जो पारस्परिक अनुक्रियाएं होती है उनका भी जनसंख्या की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। ये अनुक्रियाएं तटस्थ यानी पहली तटस्थ, दूसरी धनात्मक जिसमें सहजीवन सहभोज्यता है, और तीसरी नकारात्मक जिसमें परभक्षण परजीवन स्पर्धा यह आदि हो सकती है। ये हमारा आज समष्टि का
टॉपिक था जिसमें हमने समष्टि के गुणों का अध्ययन किया। यदि आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।